नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह टॉपिक अपने आप में बेहद ज्वलंत और संवेदनशील मसला है। यह टॉपिक ना सिर्फ युवाओं को अपनी जद में ले रहा है बल्कि अब ऐसा माना जा रहा है कि इसमें उम्रदराज महिलाएं भी इसके चंगुल में फंसती नजर आ रही हैं। टॉपिक क्या है? ड्रग्स जाल में कैसे फंस रही हैं पंजाब की महिलाएं। यहां पर एक बात गौर कीजिए कि पंजाब को लेकर के मैंने बातें की। आपने कुछ समय पहले एक फिल्म आया था, उसे देखा होगा, उड़ता पंजाब। उसमें भी ड्रग्स को लेकर के बात किया गया था। पंजाब में कैसे नशा का कारोबार आगे बढ़ रहा है, इस पर बातें की गई थी। तो यहां तो हम पंजाब को लेकर के केस स्टडी करेंगे ही, इसके अलावा हम भारत के स्तर पर भी देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या बातें हैं, और फिर हम इंटरनेशनल स्तर पर भी जरा हम देखेंगे कि क्या कानूनी प्रयास किए गए भारत के स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, आंकड़े क्या कहते हैं, इन सभी चीजों का हम विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। यहां अगर आप देखें न्यूज़पेपर की कटिंग को, तो इंडियन एक्सप्रेस जो है लगातार पिछले 1-2 दिन से इस पर काफी अच्छा रिसर्च कर रहा है और डेटा एनालिसिस करके दे रहा है। इसलिए हमने जरूरी समझा कि सामाजिक मुद्दे से यह मामला जो है जुड़ता हुआ जाता है। यानी कि जो जीएस का फर्स्ट पेपर है इंडियन सोसाइटी, और जीएस का जो सेकेंड पेपर है उसमें है सोशल जस्टिस। इसके अलावा इथिक्स के पेपर में आपको यह काम करेगा और ऐसे वगैरह में काम करेगा। इंटरव्यू के लिए फेवरेट टॉपिक ये सब होता है, तो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। इसमें कुछ प्रीलिम्स के नजरिए से भी चीजें हैं, क्योंकि कानून की हम बात करने वाले हैं, तो वह आप नोट करते चलिएगा। और मेंस के लिहाज से तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है ही। देखिए टॉपिक क्या है, अनटोल्ड स्टोरी इन पंजाब ड्रग क्राइसिस। ये जो पंजाब में ड्रग क्राइसिस हो रहा है, इस पर क्या गुप्त बातें हैं, जो बातें लोगों के सामने अभी तक नहीं आई है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर काफी अच्छा काम किया है। काफी लंबा चौड़ा जो है केस स्टडी भी दिया गया। आप देख रहे होंगे यहां से केस स्टडी की शुरुआत हुई है, फिर डेटा का एनालिसिस किया है और पिछले 2-3 दिन से इस पर काम चल रहा है। और पंजाब के विषय में तो यह कहा भी जाता है, इसके अलावा पंजाब के जो आसपास के राज्य हैं वह भी नहीं बचा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर के भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है। प्रमुख बिंदु क्या है, सबसे पहले देखिए, अभी एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, उसमें देखा गया कि एक नाबालिग बच्ची जो है पंजाब में, वह ड्रग्स बेचती हुई पाई गई। तब यहां पर पुलिस बेहद चौकन्ना हो गई कि नाबालिग बच्ची है, उसे ड्रग्स के बारे में पता भी नहीं है, ना उसे अर्थ की इतनी जरूरत होगी। एक चीजें समझ में आता है कि मान लीजिए वयस्क व्यक्ति है, आर्थिक हालात को सुधारना चाहता हो, अधिक पैसे कमाना चाहता हो, मुनाफा लेना चाहता हो, तो वह ड्रग्स के कारोबार में आ गया हो। लेकिन एक नाबालिग बच्ची है, वह स्कूल जाती हुई बच्ची है, उसे ड्रग्स बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? उस बच्ची को जब पकड़ा गया, देखा गया, तब जाकर के इस पर पुलिस जो है और अधिक चौकन्ना हो गई है, संवेदनशील हो गई है। और यह माना गया है कि यह जो मामला ड्रग्स का चलता जा रहा था, वह अब उसका विस्तार बहुत अधिक हो गया है। उस पर बहुत कठोर कार्रवाई की अब जरूरत है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2022 में है, तस्करी के लिए ड्रग्स रखने से संबंधित मामलों में लगभग आधी संख्या जो है वह महिलाओं की है। अब देखना पड़ेगा, 50% सहभागिता जो है ड्रग्स रखने के मामले में महिलाओं की बातें की जा रही है। अब इतनी बड़ी आबादी जो है महिलाओं की ड्रग्स के व्यापार में, तस्करी में शामिल हो जाए, ऐसा 2-4 साल पहले सोचा भी नहीं गया था। ठीक है, लेकिन यह चीजें पंजाब में उभर करके देखने को मिला है और यह सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा परिवर्तन करने वाला है। यह स्टडी कहता है कि चूंकि महिलाएं ड्रग्स के कारोबार में शामिल हो गई हैं, तस्करी में शामिल हो गई हैं, इसकी लत लग गई है ड्रग्स की महिलाओं का, तो परिवार का टूटन हो रहा है, पारिवारिक संरचना जो है उसमें कहीं ना कहीं भूचाल आ रहा है। इसीलिए यह बात करना और भी बेहद ज्यादा संवेदनशील हो गया है। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी कि यूएनओडीसी की अगर बात करें, तो इसने एक आंकड़ा जारी किया भारत के संदर्भ में और कहा कि वर्ष 2019 में विश्व भर में 7% अफीम और 2% हीरोइन जो है वह केवल भारत से ही जब्त हुआ है। अब जरा समझिए कि विश्व भर में एक साल का यह आंकड़ा दिया जा रहा है 2019 का, कि 7% अफीम और 2% हीरोइन जो है केवल भारत से जब्त किया गया है। यह आंकड़ा जो है यूएनओडीसी के आधार पे हम लेकर के आए हैं। अब जरा पंजाब की, जैसा हमने चर्चा किया, महिलाओं की चर्चा की, तो आंकड़े क्या कहते हैं, किस तरह से महिलाओं की संख्या जो है इसके तस्करी में, व्यापार में, सेवन में बढ़ता जा रहा है, उस पर जरा हम विचार कर लेते हैं। आंकड़ा दिया गया है, मैं अपने हर लेक्चर में ये चीज आपसे करवाता हूं कि डेटा देता हूं और आपको सिखाता हूं कि डेटा का एनालिसिस कैसे करना है। क्योंकि अगर इस तरह से चीजें आप करेंगे, आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो आपका आंसर राइटिंग ज्यादा अच्छा होगा। इन सब चीजों को आप मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट करना आंसर में सीखिए, इससे आपका आंसर बेहतर हो पाएगा। तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि कोई डेटा दिया रहे तो उससे घबराइए नहीं, उसका सही से विश्लेषण करके बातें रखिए। अब देखिए यहां पर कई डेटा दिया गया है, ठीक है। यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं वुमेन इन पंजाब ड्रग नेट। अब यहां पर इंडियन एक्सप्रेस ने, यहां देख रहे होंगे किसको एनालिसिस किया है,
सैकड़ों एफआईआर पर उसने विश्लेषण करते हुए ये निष्कर्ष पर पहुंचा है। देखिए 11,156 एफआईआर जो है एनडीपीएस एक्ट के द्वारा, एनडीपीएस एक्ट क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। इस एक्ट के द्वारा जो है पंजाब पुलिस इतना एफआईआर दर्ज करती है। इसकी अवधि क्या है, अप्रैल 1 से लेकर के अप्रैल 1 यानी कि 2022 और फरवरी 28 2023 के बीच में। तो कह सकते हैं कि तकरीबन 1 साल का मामला रख के चलते हैं। इतने दिनों में एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजाब पुलिस ने 11,156 एफआईआर दर्ज किए गए। ठीक है, ये महिलाओं से संबंधित है, इसमें केवल महिलाओं को गिना गया है, ध्यान रखना पुरुष शामिल नहीं है। इसमें जो है 1,233 केसेस जो है वह महिलाओं के विरुद्ध दर्ज किया गया है। अब यहां पर पंजाब का मैप आप देखिए। अब यह देखिए कि पंजाब के मैप पर आपको यह देखना है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा केसेस आया है महिलाओं से संबंधित। देखिए माझा में 131 एफआईआर दर्ज हुआ है, दोबा में 303, मालवा में 731 और यहां पर पोढ़ में 26 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं महिलाओं से संबंधित मामलों पे। और देखें तो यह जो 1533 गिरफ्तार किया जा चुका है महिलाओं को, उसमें से 1408 जो हैं वह मैरिड हैं, शादीशुदा है, और 125 महिलाएं जो है वह अनमैरिड है। इसके बाद आप यहां पर वर्षवार आंकड़े देखिए कि किस तरह से महिलाओं के दर जो हैं वह बढ़ते जा रहे हैं ड्रग्स की तस्करी में। 2017 में 899 है, 2018 में 895 है, यह मामला बढ़ते हुए 2022 में 1024 तक पहुंच चुका है। और यह मामला जो है और आगे बढ़ता है 2023 में, जिस तारीख को हम बात कर रहे हैं उस डेट तक की बात करें तो 1148 तक मामला पहुंच जाता है। हालांकि देखिए यहां पर थोड़ा सा कमी देखा गया है। 2022 के मिड में आप देखेंगे, 23 के मिड में आप कह सकते हैं थोड़ा सा आंकड़ा में सुधार देखा गया है, लेकिन आज तक की तारीख के आधार पर देखेंगे तो 1148 केस भी कम नहीं होता है, केवल महिलाओं के संदर्भ में बात करें तो ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले आए हैं। और ये आंकड़े जो है डरावने आंकड़े हैं कि समाज में किस तरह से ड्रग्स का जाल जो है फैलता जा रहा है, जो युवाओं को अपनी जद में तो लिया ही, लेकिन अब वो परिवार में, अब महिलाएं अगर उसके जद में आ गई है तो आप कह सकते हैं कि ये रसोई घर तक ड्रग्स पहुंच गया है, चूल्हे तक पहुंच गया है, पंजाब के चूल्हे तक ड्रग्स। और इसीलिए यह मुद्दा जो है बेहद गंभीर हो जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 और 28 फरवरी 2023 के बीच पंजाब पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर 10% से अधिक मामले महिलाओं के हैं। 10% से अधिक मामले महिलाओं के इसके तहत है। महिलाओं के खिलाफ 116 एफआईआर के साथ पाटियाला जिला जो है वह सबसे आगे रहा है। जिन एफआईआर में महिलाओं के नाम है उनकी जांच का एक पैटर्न भी पता चलता है। पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है, आंकड़ों का विश्लेषण होता है, चूंकि सॉल्व करते हैं कोई मामला कि अचानक से कोई मामला बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे वजह हो सकता है, इसके लिए पुलिस क्या है बहुत सारे डेटा का एनालिसिस करती है। तो जब ये देखा गया तो पाया गया कि जो एफआईआर दर्ज हुआ है महिलाओं के ऊपर, उसमें एक खास पैटर्न है। और पैटर्न क्या है कि ये महिलाएं जो है खास तबका से आ रही हैं। ठीक है, कहीं अब जैसे कि कुछ महिलाएं जो पेडलर्स हैं वह कहां ग्रामीण इलाकों से अधिक आ रही है। अब यह समझने की बात है कि ग्रामीण इलाकों की महिलाएं क्यों इसमें आ रही है। क्या इसकी वजह आर्थिक हो सकती है, आर्थिक कारण एक हो सकता है, सामाजिक कारण भी हो सकता है कि महिलाएं एक बार ड्रग्स का सेवन कर ले उसके बाद लत लग जाए, या हो सकता है जो लोग तस्करी वाले हैं वह महिलाओं को इसमें दलदल में धकेल रहे हैं। तो ये सब कारण हो सकता है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पैटर्न यही कहता है कि ग्रामीण इलाके की महिलाएं जो है इसमें अधिक शामिल हो रही है, चाहे वो तस्करी के व्यापार में आ रही है या फिर खुद उसका सेवन कर रही है। अब चलिए पंजाब की जब हम चर्चा करते हैं तो उसके इर्द गिर्द के राज्य के क्या हालात हैं उसको भी हम जरा देख लेते हैं। जैसे पंजाब के अलावा हम हरियाणा को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश को भी देख लेंगे, चंडीगढ़ को भी देखेंगे। और 2 आंकड़े इसमें दिए गए हैं। महिलाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे, महिला जो 18 प्लस हैं, जिनका उम्र जो है 18 प्लस हो चुका है, वयस्क हो चुकी हैं। बच्चों को लेकर के भी हम बात करेंगे, और बच्चे हुए जो 18 से कम उम्र के हैं, अभी नाबालिग हैं। ठीक है, चूंकि ये दोनों संवेदनशील आता है इसीलिए इसकी स्टडी की गई है। और वर्षवार हम देख लेंगे 2020, 21, 22 दोनों में, महिलाओं का भी देखेंगे 20, 21, 22 और बच्चों का भी 20, 21, 22 देख लेंगे। सबसे पहले पंजाब की स्थिति देखते हैं। तो पंजाब में देखिए ये जो एनडीपीएस एक्ट है इसके तहत ये मामले जो दर्ज किए गए, अब देखेंगे 2020 में 788, 2021 में 928, 2022 में 1448 है। यही मामला अगर बच्चों के कंडीशन में देखेंगे तो 16, 25 और 2022 में 37 है। बाकी स्टेट आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ की स्थिति देखें तो चंडीगढ़ यूटी है, तो इसको एक चर्चा में ले लेते हैं। 15 मामले जो हैं 2020 में महिलाओं के संदर्भ में देखें, 8 जो है 2021 में, 22 में देखेंगे तो 10 मामले हैं। वहीं बच्चों के संदर्भ में देखेंगे चंडीगढ़ में तो 2020 में 0 मामले हैं, 2021 में
भी 0 मामले हैं, 2022 में 1 मामले हैं। स्थिति कुल मिलाकर के चंडीगढ़ का बेहतर है। अब आपको क्या करना है कि जैसा मैंने कहा कि आप विश्लेषण कीजिए, तो चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन चारों राज्यों का आप विश्लेषण कीजिए। आप पाएंगे क्या कि इसमें से सबसे ज्यादा आंकड़े कहां हैं? प्रत्येक ईयर में देखेंगे तो पंजाब 2020 में टॉप पे रहता है, 2021 में भी पंजाब में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं और 2022 में भी पंजाब में ही सबसे अधिक मामले आ रहे हैं। महिलाओं के संदर्भ में बात करूं, 18+ वाली महिलाओं के संदर्भ में। यहां अगर बच्चों की स्थिति देखेंगे तो 2020, 21, 22 की स्थिति में तो पंजाब का देखेंगे तो सबसे अधिक, एक यहां पर इससे अधिक हो जाता है, हरियाणा का मामला आता है, ठीक है। और दूसरा यहां देखेंगे 2021 में तो पंजाब ही टॉप होता है और 2022 में पंजाब ही यहां अव्वल निकलता है। यानी कि यहां पर महिलाओं और बच्चों के केस में देखेंगे तो ओवरऑल पंजाब में मामले ज्यादा दर्ज हो रहे हैं, जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं उसके संदर्भ में बात करूं तो। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? चूंकि समस्या क्या है इसको जाने बिना समाधान तक नहीं पहुंचा जा सकता है। अगर कारण जान जाएंगे तो टारगेट रूप से उसका समाधान जो है कानून के द्वारा भी किया जा सकता है, सिविल सोसाइटीज के द्वारा किया जा सकता है, समाज और परिवार के द्वारा भी किया जा सकता है, जागरूकता फैला के भी किया जा सकता है। क्या कारण है? देखिए, ऐसा देखा गया, मैंने आपसे पहले एक चीज कहा था कि जितने भी एफआईआर हुए हैं उस एफआईआर की स्टडी की गई, उन एफआईआर के आधार पर देखा गया कि एक पैटर्न है। पैटर्न में देखा गया कि ग्रामीण महिलाएं बहुत है। दूसरा, मैंने एक आपको आंकड़ा दिखाया था कि कितनी महिलाएं हैं जो कि मैरिड हैं। यह आंकड़ा आपने देखा था, ध्यान है कि इसमें एक बहुत सारा वर्ग देखा गया है कि ये जो 1533 अरेस्ट हुई हैं महिलाएं, उसमें से 1408 महिलाएं मैरिड हैं। तो अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए ना कि इतने ज्यादा जो है शादीशुदा महिला कैसे इस मामले में आ रही है। देखिए, इसकी एक वजह हो सकती है कि इसके जो पति होंगे वह पहले ड्रग्स के व्यापार में रहे होंगे। अब यहां पर पुरुषों पर कार्रवाई की गई प्रथम पुलिस के द्वारा, तो पुरुष गिरफ्तार होने लगे। तो इनके पति जब अरेस्ट हो गए, इन्होंने उस व्यापार को टेक ओवर कर लिया। मामला समझ में आया कि क्या पैटर्न है? कि यानी कि इनके पति उस कारोबार में थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया, व्यापार चरमरा रहा था, या ये कर्ज के जाल में थे, क्योंकि ड्रग्स इनको जो जिस पेडलर्स ने दिया होगा वो पैसा मांग रहा होगा। तो अब इस चक्र से कैसे बाहर निकले? मामला खराब हो रहा होगा, तो उनकी पत्नियों ने व्यापार को टेक ओवर करके आगे बढ़ा लिया। तो इस लिहाज से हो सकता है कि महिलाएं बहुत तेजी से इस व्यापार में सामने आ रही हैं, ठीक है। एक कारण यह भी हो सकता है कि जब आप नशा बेचेंगे ना, आप किसी चीज को बेचेंगे तो आपको उसका लत लग जाना स्वाभाविक हो जाता है। पान के दुकान पे जाएंगे तो पान का जो दुकानदार होगा, बेच रहा होगा पान को, आप देखेंगे उसके मुंह में हमेशा एक पान होगा, ठीक है। तो अब इसका एक पैटर्न समझाया, क्योंकि उसकी लत लग जाना स्वाभाविक हो जाता है। यहां पर देखिए, मैं जो तस्कर वाले लोग होते हैं, ड्रग तस्कर होते हैं, वह जरूरतमंद महिलाओं को तस्करी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो टारगेट करते हैं कि किन की घर की स्थिति बुरी है, किन को अधिक पैसे की आवश्यकता है, दयनीय स्थिति चल रहा है, तो ऐसी महिलाओं को फाइंड आउट किया जाए और उनके द्वारा तस्करी कराया जाए। तस्करी महिलाओं के द्वारा क्यों ये ड्रग्स वाले करवाना चाह रहे हैं, जो तस्करी करने वाले लोग हैं? इसके लिए यह कि पुलिस महिलाओं पर शक नहीं करती है। पुलिस ये मान के नहीं चलती है कि महिलाएं हैं तो ड्रग्स तस्करी नहीं करती होगी। मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे एक नाबालिग बच्ची तस्करी करते हुए पकड़ी गई, देखी गई, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हैं कि छोटे बच्चों से या महिलाओं से इस तरह का काम कराया जाता है ताकि पुलिस उस पर शक ना कर पाए। एक वजह यह भी हो सकता है कि पंजाब जो है खेती प्रधान राज्य है, वहां पर खेती होती है, तो खेती में तो समृद्धि है ही, लेकिन ड्रग्स का व्यापार वहां बहुत चलता है। तो खेती में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मानसून आधारित खेती है भारत की, है ना। खतरा बना रहता है कि फसल अच्छा होगा नहीं होगा, तो खेती से अच्छा मुनाफा ड्रग में है। कम मेहनत करके अधिक पैसा कमाया जा सकता है, और जहां भी इस तरह की व्यवस्था होगी, सामान्य मानवीय सोच यह है कि उस तरफ बह चलो। तो ड्रग्स के व्यापार में ये लोग जो है शामिल होने की इनकी पूरी गुंजाइश इन कारणों की वजह से रहता होगा। प्रभाव क्या हो सकता है? देखिए, प्रभाव जो है कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, ड्रग्स के दुनिया में अगर आप एक बार आ गए ना तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने हेडिंग में कहा कि ये जो है ड्रग्स नेट है, ये ड्रग्स का एक जाल है, आप इसमें फंस गए हैं, अब इससे निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? समाज बिखरेगा, परिवार बिखरेगा, और खास करके महिलाएं इसमें शामिल हो जाएगी तो महिलाओं का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ना तय है। वो बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएगी, परिवार में टूटन हो जाएगा, समाज में अराजकता फैल जाएगा, और पहले मैंने कहा ड्रग्स फिर आपके चूल्हे तक पहुंच जाएगा, रसोई घर तक पहुंच जाएगा, और फिर स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी आपके समाज की। कानून चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए समाज को खोखला
खोखला कर देगा ड्रग्स। तो ये सब प्रभाव जो है देखा जाएगा। इसके तहत ड्रग्स की एक बड़ी समस्या है ना कि मानसिक रूप से आपको बहुत प्रभावित करता है, आपके मेंटल हेल्थ को खराब कर देता है। तो शरीर को तो खराब करता ही, आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है और आपकी जेब को बहुत अधिक ढीली भी करता है, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होगा तो उसमें भी पैसे लगेंगे और ड्रग्स बहुत महंगा भी आता है। ठीक है, अब एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इंट्रो में कहा था कि आपने एक फिल्म देखा होगा उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी। ठीक है, तो इसमें पंजाब ही क्यों नहीं, उड़ता बिहार क्यों नहीं, उड़ता कर्नाटक क्यों नहीं? क्यों पंजाब में ही ड्रग्स का व्यापार इतना तेजी से फैल रहा है? क्यों पंजाब में नशा का कारोबार इतना तेजी से फैल रहा है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो आप इसको देखेंगे, जैसे हम कोई घटना पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं इसके ऐतिहासिक कारण क्या रहे होंगे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध किन कारणों से उपजा, उसके ऐतिहासिक कारण क्या रहे होंगे? कुछ संधि हुआ होगा पीछे, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर आप देखिए कि पंजाब में जो ड्रग्स का नेटवर्क फैला है, इसके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जब आप नजर दौड़ाएंगे, आप जानते हैं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, महाराजा रणजीत सिंह है ना, पंजाब के शासक हुआ करते थे, काफी इनका बोलबाला था, काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। महाराजा रणजीत सिंह के सेना में एक अधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम था हेनरी स्टीनबैक। ये कर्नल पद पे उस सेना में थे, रणजीत सिंह जी के सेना में। तो कर्नल हेनरी स्टीनबैक ने 1846 में एक किताब इन्होंने लिखा। इन्होंने जो किताब लिखा उसमें कुछ अहम बातें इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि देखिए, पंजाब में शराब हो, अफीम हो या भांग का सेवन करना हो, यह आम बात उस समय में भी हुआ करता था। ठीक है, यह कोई बड़ी बात मानी ही नहीं जाती थी उस समाज में। यानी कि इन चीजों का समाजीकरण हो गया था। ड्रग्स लेना, नशा करना, भांग खाना, मतलब पिता जो है अपने बेटे के साथ आराम से बैठ के शराब पी रहा है, इसको कोई बुरा नहीं मान रहा है, इसका मतलब समाजीकरण हो गया, ये बुरा मानने की बात ही नहीं हो गई। ठीक है, अमूमन ऐसा तो नहीं होता है। तो ये चीजें उन्होंने अपने किताब में लिखा। फिर इन्होंने औपनिवेशिक काल की भी चर्चा की अपनी किताब में। 1846 की बात है ना, तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश काल उस समय आ जाता है। तो औपनिवेशिक काल की चर्चा करते उन्होंने कहा कि वहां पर एक ऐसी स्थिति थी कि अफीम वहां निःशुल्क मिलता था। अब इस बात को समझ लीजिए, तो जब अफीम निःशुल्क मिलेगा और अफीम खाकर के इतना मजा भी आ जाता है युवाओं को, है ना, अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, एक पैरेलल वर्ल्ड हो जाता है, और वो भी चीज निःशुल्क मिलने लग जाए, तो जाहिर सी बात है समाज में उसका सेवन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। युवा उसके प्रति कम आकर्षित होंगे या अधिक आकर्षित होंगे? अधिक आकर्षित होंगे। तो एक वजह इन्होंने कहा। दूसरी और बात पर गौर करें तो 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति होता है, और हरित क्रांति जो होता है, स्वामी नाथन जी का आपने नाम सुना होगा, जो कि इसके जनक कहे जाते हैं, कृषि वैज्ञानिक रहे, हाल ही में इसी वर्ष उनका इंतकाल भी हुआ। तो 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति हुआ, और हरित क्रांति जो है भारत के पश्चिमी राज्यों में देखा गया। पंजाब भारत के पश्चिमी राज्य में है। यहां पर क्या होता है, अचानक से फसल की पैदावार वृद्धि हो जाती है, उन्नत तकनीक आ जाते हैं, उन्नत बीज आता है, हाइब्रिड बीज आता है गेहूं का, मक्का का, इससे पैदावार बहुत अधिक होता है, तो बाजार मूल्य उनको मिल जाता है अधिक, तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। अचानक जब आपको पैसा मिल जाएगा ना, तो आप ये नहीं सोच पाएंगे कि इसको खर्च कहां करें, फिर वो पैसा सही जगह खर्च नहीं होगा, गलत कामों में खर्च होने लग जाएगा। तो ऐसा माना जाता है, सामाजिक वैज्ञानिक जो लोग हैं वो मानते हैं कि 1970 के दशक से देखा गया कि पंजाब में ड्रग्स का सेवन काफी बढ़ा, नशा का सेवन बढ़ा। इसके पीछे एक वजह यह हो सकता है कि यहां पर जो हरित क्रांति हुई उसके वजह से पंजाब में आर्थिक समृद्धि जो आई, इसके वजह से वहां के लोगों में नशे की लत लग गई। वो समझ नहीं पाए इस पैसा को कहां खर्च करना है, यानी कि कमाना तो सीख लिए लेकिन खर्च करना नहीं आए, तो इससे एक चलन बढ़ गया। यहां पर कहा गया कि 1990 में एक और घटना होती है। 1990 के दशक में सिंथेटिक दवाई आने लग गई, और सिंथेटिक दवाई जो है बड़े पैमाने पर पंजाब में आती है। इसके वजह से क्या होता है, लोग इस मेडिसिन का बहुत सेवन करने लगे। अच्छा, ये सिंथेटिक मेडिसिन जो होता है, ये लेने से भी ना आपको नशा आने लगता है, बड़ा मीठा मीठा नशा आता है, तो मेडिकल नशा इसे कहा जाने लगा। ठीक है, पंजाब में, और ये चीजें पंजाब में देखी जाने लगी। अब यहां वर्तमान स्थिति क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने देख लिया। वर्तमान स्थिति पर अगर नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले मैं आपको ये जो चार्ट दिया है, जरा इसकी चर्चा करते हैं। ड्रग एडिक्शन इन पंजाब स्टेट, पंजाब को लेकर के बात करें तो यहां पर देखिए 35% जो है सेवन होता है वो अल्कोहल का। नशे के प्रकार दिए गए हैं, तो 35% अल्कोहल का सेवन होता है, तंबाकू का 18% सेवन होता है, हीरोइन जैसे सोलिए ड्रग है और इसका सेवन 18% तक होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और यहां पर बहुत सारे ऐसे नॉन अल्कोहल सब्सटेंस हैं जो कि 29% जिसका सेवन होता है। यहां पर अगर हम देखेंगे एनसीआरबी का डेटा जो 2022 के अनुसार हुआ, नशीली दवाओं के अत्यधिक सेवन से होने वाली मौतों की संख्या में
पंजाब नंबर 1 पर है भारत में। सबसे अधिक मौतें यहां पर दर्ज की गई है और यह 144 है। किस वजह से? नशीली दवाओं के सेवन के वजह से इसकी बात की जा रही है। वर्ष 2022 में देश में नशीली दवाओं के अत्यधिक सेवन के कारण 116 महिलाओं सहित कुल 681 लोगों की जान चली गई। ध्यान देना है, महिलाओं से संबंधित हमने बात किया और उसमें महिलाओं की संख्या 116 है, तो यह अपने आप में बड़ा आंकड़ा हो जाता है। पंजाब की जेलों में 42% कैदियों के नशे की लत से संबंधित रिपोर्ट आई है। अब जरा सोच सकते हैं, कैदी हैं, ये जेल में है, वहां तक नशा भी मिल रहा है और ये आबादी कितनी है? 42% कैदी, लगभग आधा। तो इसको लेकर के पंजाब सरकार को फटकार भी लगती है। NHRC के द्वारा पंजाब सरकार को नोटिस दिया गया कि कैसे ये जेल में ये सब काम हो रहा है, आप क्या स्थिति पर ध्यान क्यों नहीं सही से दे पा रहे हैं। भारत की स्थिति देखते हैं। पंजाब की स्थिति हमने देख लिया है। जरा पंजाब से निकलते हुए हमने देखा था पंजाब के पड़ोसी राज्यों की स्थिति। अब जरा हम राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं, भारत के लेवल पे चलते हैं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के आंकड़ों में भारत में 2020 में जब्त की गई अफीम की चौथी सबसे बड़ी मात्रा है। अफीम, ये पहले भी भारत में मैंने कहा था, उस किताब में भी लिखा हुआ था, ठीक है, कि अफीम भारत में बहुत ज्यादा मिलता था। तो यहां पर देखिए अफीम जो है चौथी सबसे बड़ी मात्रा है और वह 5.2 टन है। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है अपने आप में ये। वर्ष 2020 में जब्त की गई मॉर्फिन की तीसरी सबसे बड़ी मात्रा थी जो कि 0.7 टन था। ये सब जो है मॉर्फिन, ये जो ड्रग्स होते हैं उसके एक प्रकार माने जाते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े अफीम बाजारों में से एक है। यह दुनिया में 2 प्रमुख अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों के बीच स्थित है। भारत की यहां मान लीजिए अवस्थिति है, तो एक तरफ इधर और एक तरफ इधर 2 प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं, इसके बीच में भारत फंस गया है। अब वो 2 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, इस पर हम नजर डालते हैं। इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, यह आपके लिए बेहद जरूरत है। इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये काम आएगा आपको, और इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह में भी ये आपको चर्चा में मिल जाएगा। देखिए 2 क्षेत्र हैं भारत का। देखिए ये हिस्सा जो है आपको दिखाया गया है, इस हिस्सा से पंजाब प्रभावित होता है। यह पश्चिमी हिस्सा है और पश्चिमी हिस्सा पे देखिए यहां एक चीज दूसरा कलर से दिखाता हूं। ये देखिए ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट। ये मैंने वैसे ग्रीन कलर से कर दिया है लेकिन ये गोल्डन कलर का होता है। गोल्डन कलर इसमें शायद ये वाला होगा। तो गोल्डन क्रिसेंट अगर देखते हैं, हाँ यही गोल्डन होना चाहिए, थोड़ा येलो टाइप हो गया है। तो ये जो है क्रिसेंट, अर्धचंद्र जैसा, चांद जैसा दिख रहा है ना, तो इसको कहा गया। अब इसमें देखिए 2-3 राज्य हैं, राज्य कहने का या देश कह लीजिए। एक तो ईरान इसमें शामिल है, एक अफगानिस्तान शामिल है और एक पाकिस्तान शामिल है, ठीक है। तो ये तीनों जो है पंजाब से सटे हुए हैं, मतलब पंजाब के पश्चिम में ही तीनों है। तो यहां से एक नेटवर्क बन जाता है। दूसरा चीज, भारत जो है दूसरे कहां से प्रभावित होता है? नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से। मैंने इंट्रो में बताया था आपकी नॉर्थ ईस्ट रीजन भी है, वह भी नशा से काफी प्रभावित वहां के युवा बताए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाला जो है उसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। ये जो देख रहे हैं ये वाला एरिया जो है ये त्रिभुज बनाता है, ये वाला हिस्सा, ये गोल्डन ट्रायंगल होता है। और इसमें भी 3 देश शामिल है। इसमें 3 देश जो शामिल है उसमें कौन कौन सा है? एक है थाईलैंड, एक थाईलैंड आ जाता है, एक लाओस आता है और फिर म्यांमार आता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट को प्रभावित करता है और गोल्डन क्रिसेंट जो है वह पश्चिमी भारत को प्रभावित करता है। खास करके पंजाब का देखेंगे, हिमाचल प्रदेश का, चंडीगढ़ का देखेंगे, जम्मू कश्मीर का मसला आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड का भी कुछ हद तक यहाँ पर इसके वजह से प्रभावित होता है। तो ये बहुत ज्यादा परेशान करता है भारत को। इसके नेटवर्क को तोड़ना बेहद जरूरी है भारत के लिए, नहीं तो ये मामला जो है समय के साथ और भी बढ़ता चला जाएगा। चलिए, एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 10 सालों में 25,000 से ज्यादा लोगों ने नशीले पदार्थों की लत के चलते आत्महत्या कर लिया है। फिर से एक बार आंकड़े पे नजर दौड़ाइए। नशीली पदार्थों की लत लगी और इस लत के वजह से क्या होता है कि 25,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। मृत्यु नहीं हुई है, आत्महत्या किया है, सुसाइड किया है। और यह आंकड़ा कब का है? केवल पिछले 10 वर्षों में। अब जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब होती जा रही है। और यह आंकड़ा जो है वह एनसीआरबी का दिया गया है, जो एक मानक संस्था है उसकी बात कर रहा हूं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रग नियंत्रण से जुड़े भारत में कानूनी प्रावधान। अब जब ड्रग नियंत्रण से कानूनी प्रावधान की बात करते हैं तो दो मुख्य कानून की हम बात करेंगे यहां पर, इसको आप नोट कर लीजिए ना, ये प्रीलिम्स के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा। दो मुख्य कानून की बात करेंगे, एक तो है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी कि एनडीपीएस, और यह 1985 में लाया गया था। इसके तहत क्या बातें की गई ये देख लीजिए। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ या साइकोट्रोपिक पदार्थ के क्या क्या उत्पादन, ध्यान देना है शब्द पे, उत्पादन की बात करेगा। आप ये इसे उत्पादित करते हैं तब भी, आप इसे बेचते हैं तब भी, आप इसे खरीदते हैं तब भी, आप ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा बनते हैं। आप कहेंगे भैया मैं उत्पादन नहीं करता हूं, ना मैं बेच रहा हूं, ना मैं खरीद रहा हूं, ना मैं इसका सेवन कर रहा हूं, मैं तो बस पहुंचा दिया। तो यहां पर व्यवस्था जो कह रही है, कानून कह रही है कि आप इतने भोले भी ना बने, आप इसका परिवहन में भी शामिल ना हो, यह भी गलत ही है। आप भंडारण भी नहीं कर सकते हैं, उपभोग भी नहीं, इस सभी को पूरी तरह से क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है इस कानून के तहत, एनडीपीएस के तहत 1985 में लाया गया। इस बात को समझ गए। दूसरा, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 लाया गया। अब इसके तहत भी कुछ बातें की गई, इसमें भी भंडारण, उपभोग, परिवहन, खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद और विनिर्माण को नियंत्रित करने की बात की गई है। ये दोनों ही मामला समझ में आ गया। ये प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसके शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और दोनों कानून को सही से ध्यान में रखिएगा, आपके लिए जरूरत होगा। अच्छा, क्या थोड़ा बहुत ड्रग्स का उपयोग की बातें की गई है भारत में, कानूनी छूट दिया गया है? हाँ है। कहां पर है देखिए, मेडिकल या वैज्ञानिक उपयोग के लिए। अच्छा, मेडिकल उपयोग के लिए जरूरत हो जाता है, कई बार जब सर्जरी वगैरह होता है तो ये जरूरी होता है, या रिसर्च वर्क में यूज आता है, तो उसके लिए काफी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है तब जाके परमिशन मिलता है। तो मेडिकल या वैज्ञानिक उपयोग के लिए विशेष मंजूरी के बाद ड्रग्स का उपयोग संभव है। यहां पर भारतीय संविधान की चर्चा करते हैं, जरा देखते हैं हमारा संविधान इन सब चीजों को लेकर के क्या कहता है। नीति निर्देशक तत्व आपने पढ़ा होगा। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 47 की बात करते हैं। अनुच्छेद 47 कहता है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय उपयोग के अलावा, औषधीय उपयोग को छोड़ दिया है, औषधीय उपयोग के अलावा जो है उपयोग पर प्रतिबंध कर देना चाहिए। ये नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए दिए गए हैं, ठीक है। ये संविधान के कहां पे है, भाग 4 में दिया गया है, इसको ध्यान में रखना है। वर्तमान कानून के तहत ड्रग्स के नियंत्रण के लिए 3 श्रेणियों में इसे विभाजित किया गया है, देख लिए। एलएसडी, मेथ जैसे साइकोट्रोपिक पदार्थों की श्रेणी। दूसरा, चरस, गांजे, अफीम जैसे नारकोटिक्स ड्रग्स की। एक देखिए साइकोट्रोपिक पदार्थ हो गया, एक नारकोटिक ड्रग्स हो गया, और तीसरा श्रेणी रखा गया है केमिकल का, जो मिश्रण वाले होते हैं। ये 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। अब भारत में चुनौतियां क्या क्या है ड्रग्स को लेकर के, क्यों नहीं हम इस पर कब्जा कर पा रहे हैं, इसको हम पकड़ में क्यों नहीं ला रहे हैं। एक तो मैंने कहा गोल्डन क्रिसेंट का, दूसरे तरफ पश्चिम वाले छोर की तरफ, और नॉर्थ ईस्ट वाले छोर के लिए क्या कहा था, गोल्डन ट्रायंगल को करके बातें की। तो एक वजह यह भी हो सकता है, ये अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाएं हैं, भारत का कानून तो वहां चलता नहीं है, और दोनों ही तरफ से घुसपैठ भी लगातार होता रहता है, भारतीय सीमाओं में तस्करी देखी जाती है। एक बड़ा कारण है ये बुनियादी ढांचे का अभाव है। अगर सीमा पर हम इसको रोक सकें, या सीमा के अंदर भी पुलिस व्यवस्था दुरुस्त हो, इन सब चीजों के लिए कानून का सही से पालन हो सके, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीजों के लिए होना चाहिए रोकथाम के लिए, वह नहीं है। जागरूकता और शिक्षा की कमी आप देखते होंगे, बहुत सारे युवा जो है इन सब चीज़ों को फैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो जागरूक नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, वे इन सब चीज़ों के लिए शिक्षित नहीं है कि उनके स्वास्थ्य पर इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। और डार्क नेट ईजिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, ये क्या होता है, यानी कि कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं जो गुप्त होते हैं, इन वेबसाइट के माध्यमों से इन सब चीज़ों को खरीदा बेचा जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी उतनी हमारे पास अभी बेहतर नहीं है, कुछ हद तक तो काम किया जा रहा है, लेकिन पकड़ से फिर भी बाहर है, यह भी एक चुनौती है। यहां पर एक है, नए नए साइकोट्रिक्स जो है पदार्थ का प्रसार हो रहा है। आपने एक पदार्थ पे कंट्रोल कर लिया, दूसरा मार्केट में आ गया, तीसरा आ गया, अब कानून के जद उस सब पे लाना पड़ेगा, तो यह भी एक समस्या हो रहा है। सामाजिक कलंक क्या है, किसी व्यक्ति ने एक बार समाज में मान लीजिए शराब का सेवन कर लिया, अब शराब का सेवन जैसे ही उस व्यक्ति ने किया, पूरे गांव के लोगों ने कहा अरे ये तो शराबी है, तो वह आदमी क्या करता है, 10 आदमी ने कहा, वह बुरा बन गया, वह शराबी बन गया, वह बार बार उन चीजों का सेवन करने लग जाता है। ड्रग्स के मसले में यह और भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो एक सामाजिक कलंक जो है वह कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए चुनौती बन करके सामने आ रहा है।
ड्रग्स सेवन व तस्करी को समाप्त करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। दो कानून मैंने पहले बताया था, राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के स्तर पर, ठीक है। तो कानूनी प्रक्रिया तो अपनी जगह है ही, कानून का सख्त पालन तो आपको कराना पड़ेगा ही, जो भी और निवारक उपाय हो सकते हैं उन पर काम करना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी की मदद लेनी पड़ेगी, जागरूकता करना पड़ेगा, स्कूल के सिलेबस में जोड़िए, इसे शिक्षित करना पड़ेगा, लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को इसके दुष्प्रभाव के बारे में आपको बेहतर ढंग से बताना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने पहले भी कहा, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना आप ड्रग्स का कारोबार, नशीली पदार्थों का कारोबार भारत में रोक ही नहीं सकते। क्योंकि एक तरफ जहां पर थाईलैंड है, लाओस है और म्यांमार है गोल्डन ट्रायंगल के साथ मौजूद आपके नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में, वहीं दूसरे तरफ गोल्डन क्रिसेंट के साथ आपके साथ मौजूद है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। वो वैसे भी घुसपैठ उस एरिया से चलते ही रहता है और इधर भी नॉर्थ ईस्ट में, और नशे का व्यापार यहां से होता है, उत्पादक क्षेत्र है यहां पर, कंज्यूम करने के लिए भारत बड़ा बाजार है ही, तो तस्करी यहां होगी ही। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आपको करना पड़ेगा, इसके लिए कानून व्यवस्था आपको तैयार करने पड़ेंगे। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां से इसकी खरीद बिक्री होती है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। तो तकनीक हमारे पास बेहतर होना चाहिए, पुलिस को बेहतर तकनीक दीजिए, तब जाकर के वो इन सब चीजों पर रोकथाम कर पाएगा। भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2047 तक, यानी कि हम अपने आजादी का जब 100 साल का जश्न मना रहे होंगे, तब तक हम मादक पदार्थ मुक्त देश बन जाएंगे। यानी कि नशा का कारोबार जो है, तस्करी है, हमारे देश में पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब वैश्विक स्तर पर एक नजर डालते हैं। हमने पहले पंजाब राज्य के बारे में देखा, फिर पंजाब के आसपास पड़ोसी राज्यों के बारे में देखा, फिर हम भारत के स्तर पर देखे, अब हम वैश्विक स्तर पर जरा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों कोई दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशा निरोधक दिवस सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि हम इसके लिए जागरूक करना चाहते हैं, हम इसके लिए युवाओं को, लोगों को, महिलाओं को शिक्षित करना चाहते हैं, शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, हम सिविल सोसाइटीज की मदद करना चाहते हैं, इस पर चर्चा परिचर्चा करके इसको हम जो है आम आवाम के बीच ले जाना चाहते हैं कि इन सब चीजों को छोड़ करके आप बाहर निकल जाइए। यूएनओडीसी, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी किया था, यूएनओडीसी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 में जारी करता है। उसके आंकड़ों के अनुसार यह कहता है कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2021 में 296 मिलियन से अधिक लोगों ने ड्रग्स का सेवन किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून भी है। देखिए, कई बार कन्वेंशन हुआ है, 1961 में कन्वेंशन हुआ था, 71 में कई चीजें बन के आई, कई सारे लॉज हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। वैसे इस पूरे लेक्चर का जो आपको पीडीएफ है वह संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये सारे चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इन सब चीजों पे आप कुछ आर्टिकल और पढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक पर यूपीएससी की नजर जो है वो बनी रहती है। यूपीएससी के लिहाज से बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। भारत में ड्रग नियंत्रण से जुड़े कानूनी प्रावधान पर विचार कीजिए। ये एक प्रश्न है प्रीलिम्स के स्तर का, इसका जवाब मैं नहीं दिया करता हूं, क्योंकि आप लोग बेहतर जवाब देते हैं, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, मैं देखते भी रहता हूं। तो यहां पर दो जो है आपको स्टेटमेंट दिया गया है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, यानी कि एनडीपीएस एक्ट जो है 1985 में जो लाया गया था। तो देख लीजिए वो सही है गलत है। एनिमल मेडिसिनल ड्रग यूज क्लैरिफिकेशन एक्ट 1994, तो देखना है कि दोनों में से कौन सा विकल्प सही है। उसके आधार पर विकल्प का चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सही विकल्प। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने टॉपिक पर मैंने चर्चा किया है वह आपके लिए बेहतर साबित होगा, वह आपके अध्ययन अध्यापन को समृद्ध करेगा। ड्रग्स पे आपके क्या विचार हैं? क्या आपके आसपास भी ऐसे आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, या आप कभी खुद इस सब चीज़ों का सेवन में लत लग गया था? कैसे आप इन सब चीज़ों से बाहर निकले? इन सब चीज़ों पर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार जरूर लिखिए। आप किस राज्य से आते हैं, वहाँ की क्या स्थिति है, यह भी हमें जरूर बताइए। 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन यह बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके विचारों से लोग जान पाएंगे और संभव है कि आपके अच्छे विचार उन्हें इन सब चीज़ों से बाहर निकालने में मदद करेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।